मैं हूं अभिसार शर्मा और आप देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा विद फरीदून। स्टे कनेक्टेड। एक है किशोर कुमार की कॉन्सर्ट और दूसरा किसी पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कौन सा अटेंड करते हैं और क्यों? ना इसमें कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल भी नहीं है फरीदून, और सबसे पहली बात अभिसार शर्मा से बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो क्या होगा। नो डाउट किशोर कुमार, आई विश हैड अ टाइम ट्रैवल मशीन फरीदून। आई एम इन लव विद दैट गाय। आपका एक उसूल है कि सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जाहिर सी बात है, उसके उसके थोड़ा सा खमियाजा भी होता है। ऐसा क्या लगता है आपको शाहरुख खान की स्टोरी में, उनकी शख्सियत में, कि आप उनको पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं? आजकल लोग मुझे देखते हैं पठान को सपोर्ट करते हुए या जवान को लेकर जो मैं स्टोरीज कर रहा हूं अपने फिल्म प्लेटफॉर्म पर। मगर देखिए, शाहरुख को हमने जब भी पसंद किया है ना, तो हमने उसे राज आर्यन या राहुल के तौर पर पसंद किया है। मगर ये एक अलग सोच आ गई है 2014 के बाद से। हमारे आइकन्स को, हमारे मैटनी आइकन्स को उनकी मजहब के लिहाज से देख रहे हैं। शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा था उनके मजहब की वजह से। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि कई और जो एक्टर्स हैं, जो ताकत के सामने नतमस्तक होके कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। अब शाहरुख ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि शाहरुख भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे खामोश रहते हैं। सिंक्रेटिक कल्चर जो है इंडिया का, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मगर दुख की बात यहां है कि उसे सेलिब्रेट करना तो दूर की बात, उसे बर्बाद किया जाए। दो फिल्में रिलीज हुई हैं, कश्मीर फाइल्स और वो केरला स्टोरी। अधूरे सच पर बुनियाद। आप बताइए, आपने एक फिल्म रिलीज कर दी ये कहकर कि 32,000 औरतें साल में जो है वो आईएसआईएस के पास चली गई। आपका पंच लाइन इतना शॉकिंग, इतना प्रोवोकेटिव था, जनता वहां देखने चली गई। अब आपने अदालत में जाकर फिर उसको 32,000 को 3 कर दिया। But the damage was already done. I would rather watch an escapist film like Pathan or Jawan or Tu Jhuti Main Makkar than watch something that is hateful. भाई, अभी आपने एक मुझे बड़ी दिलचस्प सी एक कहानी बताई जब आप शाहरुख खान का आप इंटरव्यू कर रहे थे, और एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये सन 2000 की बात मेरे ख्याल से थी। 40 मिनट का इंटरव्यू जो मैं उनसे कर रहा था वो पॉज पर रिकॉर्ड हो रहा था, यानी कुछ रिकॉर्ड नहीं। अब मेरे होश उड़ गए, मैं लिटरली कांपने लगा कि बॉस, यू आर इंटरव्यूइंग द सुपरस्टार ऑफ इंडिया एंड द एंटायर इंटरव्यू इज गॉन एंड पॉज। मैंने बोला अगर इनको बताऊंगा तो ये तो गाड़ी से फेंक देंगे मुझे बाहर, या क्या, मुझे समझना है। मैंने ज़ाती तौर पे इतने सालों में मैंने बहुत सी एक्ट्रेसेस से मैंने बात करी है, और उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो एक्ट्रेसेस का है, वो शाहरुख खान के लिए जब वो बात करती हैं तो बड़ी इज्जत से बात करती हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करती हैं। दीपिका पादुकोण को अपने से पहले क्रेडिट में नाम दे देना, या फिर एक जेन्युइनली एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना। वो इतने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, एक छोटी सी भी कंट्रोवर्सी नहीं है जो है उनके बर्ताव को लेके, उनके पूरे बिहेवियर को लेके। एंड नो डाउट द वे ही ट्रीट्स, ही इज अ ट्रेंड सेटर। की उनके नाम से ऊपर फिल्म की हीरोइन का नाम याद आता है। अपने चैनल के बारे में प्लीज़ बताएं, बिकॉज जिस तरीके की फ़िल्मों को आप रिव्यू कर रहे हैं, द मोमेंट यू टोल्ड मी गंगा जमुना, आई वाज लाइक एक्सटैटिक। Films as I've seen it through the eyes of a 3-year-old Abhisar, 10-year-old Abhisar, 20-year-old Abhisar, Abhisar Sharma in love, Abhisar Sharma in depression, तमाम चीजें. So that is how I see my film channel, Filmi Baatein with Abhisar. अभिसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कनेक्ट एफएम कनाडा पे, एंड वेलकम वंस अगेन। हाय फरीदून, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अभिसार भाई, ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अभिसार भाई, मेरा आपसे शुरुआत में एक सबसे पहले मेरा एक बहुत ही आई थिंक इंपॉर्टेंट सवाल है, और कंट्रोवर्शियल सवाल है, कि अगर आपको कभी मौका मिलता कि दैट आपको दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, एक है किशोर कुमार की कॉन्सर्ट और दूसरा किसी पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कौन सा अटेंड करते हैं और क्यों? ना इसमें कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल भी नहीं है फरीदून, और सबसे पहली बात, अभिसार शर्मा से बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो क्या होगा। नो डाउट किशोर कुमार, आई विश हैड अ टाइम ट्रैवल मशीन फरीदून। आई एम इन लव विद दैट गाय यार। मैं आपको बताता हूं, ऐसे लम्हे होते हैं जब आप गमों से घिरे होते हैं, ऐसे लम्हे होते हैं जब आप अपने परिवार के साथ केरला की वादियों में होते हैं, ऐसे लम्हे होते हैं जब आप अपनी वाइफ के साथ जो पहला डेट है उसकी याद कर रहे होते हैं। किशोर हर लम्हे के लिए है। अभी हाल ही में मेरी मदर इन लॉ नहीं रही इस दुनिया में। उन लम्हों में भी मुझे याद है किशोर के गानों ने सुकून दिया था मुझे। क्या आदमी है यार फरीदून, मतलब व्हाट अ मैन। आई विश आई हैड अ टाइम ट्रैवल मशीन एंड ही वाज सच अ फनी मैन।
ही वाज सच अ फनी मैन। उनकी अपने एक्सेंट्रिसिटीज थी, मगर जो लोग होते हैं, जो जीनियसेस होते हैं, मेरे ख्याल से उनकी पर्सनालिटी में ये चीज होती ही है। नो डाउट अबाउट इट कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों और किशोर हों एक साइड, तो चाहे पॉलिटिशियन जो मर्जी हो। और देखिए, मैं तो वैसे भी, ठीक है, मैं कहने को एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, मेरा वो अवतार है, मगर आप जानते हैं अब मैंने एक फिल्म चैनल भी शुरू किया है, क्योंकि वो फिल्म्स जो है वो मेरा जुनून है, वॉचिंग जी। फिल्म्स, और उससे जो मैंने सीखा उसके बारे में बात करना। तो आई विश आई कुड डू दिस फिल्म टाइम फुल टाइम, आई विश आई कुड राइट स्टोरीज। तो ये तमाम चीजें हैं, मगर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ख्वाहिशें नॉवेल हैं, तो ख्वाहिशें। नॉवेल तो लिखा है आपने? हाँ, 4 नॉवेल्स लिखी हैं मैंने, और इनफैक्ट उसमें से एक थी द काफिर्स लव स्टोरी। द काफिर्स लव जो मेरी नॉवेल थी, व्हिच इज सेट इन जामा मस्जिद। इट्स अ स्टोरी अबाउट a Hindu boy and a Muslim girl, which is very contemporary. तो उसको मैंने तब्दील किया था एक फुल फ्लेज्ड स्क्रिप्ट में, जिसका नाम मैंने काफिराना दिया था। तो अब उसको लेकर मैंने इधर-उधर लोगों से बात की, मगर आप जानते हैं मुंबई कैसी है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए आपको मुंबई में रहना पड़ता है, मगर मैं तो अपना घर ही नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 2016 से मेरी वाइफ की पोस्टिंग जो है, वो बाहर है। तो मुंबई में रहना तो बहुत दूर की बात है। तो यस, हम्म। 4 नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से जैसे मैंने आपको बताया, एक को मैंने फ़िल्म स्क्रिप्ट में भी बदला है। अब देखिए, कब होगा, क्या होगा? सो अभिसर भाई, जैसे पिछले काफ़ी टाइम से मैंने एक बात नोटिस करी है कि दैट आपका एक उसूल है कि सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और जाहिर सी बात है, उसके उसके थोड़ा सा खमियाजा भी होता है। लेकिन मैंने एक बात मैंने नोटिस करी कि आपके जो वीडियोस आते हैं, तो उसमें बहुत बार आपने, स्पेशली पठान के ड्यूरेशन में, आपने शाहरुख खान को आपने बहुत सपोर्ट किया। अभी आप एक कहानी भी बता रहे थे शाहरुख खान से रिलेटेड, मैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा ऐसा क्या लगता है आपको कि शाहरुख खान की स्टोरी में, उनकी शख्सियत में, कि आप उनको पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, पसंद की बात अलग है। सबसे पहले हम्म। इंसानियत की निगाह से, और ये जो देश रहा है, इस देश की जो आत्मा है उसकी निगाह से। हम्म। आपने और हमने जब शाहरुख खान से मोहब्बत की, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आजकल लोग मुझे देखते हैं पठान को सपोर्ट करते हुए, या जवान को लेकर जो मैं स्टोरीज कर रहा हूँ अपने फिल्म प्लेटफॉर्म पर। मगर देखिए, शाहरुख को हमने जब भी पसंद किया है ना, तो हमने उसे राज आर्यन या राहुल के तौर पर पसंद किया है। मगर ये एक अलग सोच आ गई है 2014 के बाद से, और इनफैक्ट पिछले 3 4 5 सालों में बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा उग्र हो गई है, जहां आप हमारे आइकन्स को, हमारे मैटनी आइकन्स को उनकी मजहब के लिहाज से देख रहे हैं। मुझे सच शॉक, क्योंकि देखिए, हम्म। मैं शाहरुख से मिला हूं, आप भी मिले हैं, आप उनको जानते हैं। इनफैक्ट आप तीनों खान्स को जानते हैं। इनमें से कोई कट्टर नहीं है, जिसे कहते हैं ना, मजहबी कट्टर जिसे हम कहते हैं। वो बहुत दूर दूर तक उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। वो सब हम खत्म कर देना चाहते हैं। एक खास पॉलिटिकल फोर्स है जो चाहती है कि हम अपने मैटनी आइकन्स को उनके मजहबों तक लिमिटेड रख दें। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पठान के पक्ष में आपको दिखा, तो सबसे पहली बात उस सोच के खिलाफ, क्योंकि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा था उनके मजहब की वजह से। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि कई और जो एक्टर्स हैं, जो ताकत के सामने नतमस्तक होके कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। अब शाहरुख ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि शाहरुख भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे खामोश रहते हैं, वो हम बाद में कर सकते हैं उसकी बात। तो कहने का यहां पर अर्थ ये है कि we started targeting on the basis of his religion, on the basis of what he doesn't stand for politically. और ये तमाम चीजें मुझे पसंद नहीं। अगर आपको टारगेट करना है किसी फिल्म को, अगर आपको नहीं देखना, आप मत देखिए। आप वायलेंटली उसे टारगेट कर रहे हैं। बेशर्म रंग को लेकर जो तमाम कंट्रोवर्सी हुई, अब एक जगह ऑरेंज बिकिनी दिखाई दे गई, तो वहां पर हरे रंग की बिकिनी भी थी मेरे भाई। तो उसको लेकर आपने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी। मतलब आप क्या बना रहे हो यार? ये वो देश है जहां जाने भी दो यारों जिससे सटायर बनी, जहां पर राम तेरी गंगा मैली में जो ये जो मठाधीश होते हैं, उनके वर्चस्व पर जो है टिप्पणी की गई है। मैं आपको एक छोटी सी फिल्म बताता हूं, अमिताभ बच्चन की गंगा की सौगंध। गंगा की सौगंध कोई बहुत सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर नहीं थी, मतलब एक नॉर्मल हिट थी उस टाइम जब आई थी। अरे उसमें भी मैंने देखा कि भाई किस तरह से जो ताकतवर हैं,
उन्हें जिस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है, गाय को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है गांव के अंदर, उसे जिस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आज की तारीख में बन ही नहीं सकती हैं। हमने क्या बना दिया खुद, हम पीछे जा रहे हैं। तो मैं जो इस खास किस्म की सोच का विरोध करता हूं फरीदून, वो इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है यार। मुझे, और अगर मैं प्योरली फिल्म्स की निगाह से, एंटरटेनमेंट की निगाह से देख, तो एंटरटेनमेंट शुड अपलिफ्ट अस, हमें और ऊपर उठाना चाहिए, हमारी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें पीछे नहीं ले जाना चाहिए, हमें नफरत करना नहीं सिखाना चाहिए। आप बताइए, मुगले आजम फिल्म है, कहने को एक मुस्लिम बादशाह के आसपास है, मगर आपने मुगले आजम देखी है, वो भी सेक्युलरिज्म पर इतनी खूबसूरत मिसाल देती है। जोधाबाई हो या फिर मानसिंह हो, उनकी जो मान्यताएं हैं, अकबर उनके प्रति कैसे डेडिकेटेड हैं, अमर अकबर आंधी हो गई, तमाम जो फिल्में हैं, आज सेक्युलरिज्म को अगर गाली के तौर पर आप पेश करोगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, और इसीलिए मैं शाहरुख खान के पक्ष में था। मैं उन्हें पसंद करता हूं, वो एक दूसरा पहलू है। हालांकि मैं उनका एक बहुत बड़ा क्रिटिक भी हूं, मैं ये भी मानता हूं कि वो बहुत जोरों से हैम भी करते हैं, मगर वो एक अलग पहलू है उनका। मगर जैसे मैंने कहा, मैं शाहरुख खान के साथ सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूं, या उनकी कभी हाँ कभी ना मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, बल्कि इसलिए भी कि एक इंसान को उसके मजहब की वजह से, एंड द वे हिज फैमिली वाज टारगेटेड, हिज सन वाज टारगेटेड प्योरली बेस्ड ऑन लाइज, दैट वाज शॉकिंग। ओके भाई, आपने आपने बेटे की बात करी। आपने इनफैक्ट आपने बहुत से अपने वीडियोस बनाए थे उस टाइम पर। अब जब जिस तरीके से कहानी जो है वो पैन आउट हो रही है और क्लियर क्लियर हुआ है उनका उनका नाम, और उसके अलावा और भी बहुत से जो पहलू सामने आए हैं, कैसे देखते हैं आप? आप जानते हैं फरीदून, जब ये मामला सामने आया था, तो उस टाइम कुछ क्लियर नहीं था कि भाई उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, नहीं किया है, जो भी है। मुझे प्रॉब्लम क्या थी कि जिस तरह से एक प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे ऑपरेशन में, उस टाइम मैं नहीं जानता था कि भाई हाउ मच आर्यन इज इन्वॉल्व्ड। पहली बात, एक प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल किया गया। हमने 2 या 3 ऐसे लोगों को देखा जिनके इतिहास क्रिमिनल थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। एक इंसान था जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मैं ये भी देख रहा था, 3 से 4 लोग जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके रिश्तेदारों को रिहा किया जा रहा था। दैट इज व्हाट माय इनिशियल ऑब्जेक्शन टू दिस एंटायर थिंग वाज। और दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति ड्रग्स का सेवन कर रहा है और अगर एक लॉ को वायलेट कर रहा है, आप उसे टारगेट कीजिए। उसके पास ड्रग्स नहीं मिलते हैं। और सबसे शॉकिंग, आप अदालत में जाके गवाही देते हैं कि आर्यन खान के ताल्लुकात इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स के साथ हैं। डू एम आई एक्सपेक्टेड टू बिलीव कि इस देश का नहीं, इस दुनिया का जो सबसे रिच सुपरस्टार है, उनका बेटा ऐसा गया गुजरा है कि वो कार्लोस के साथ या नार्कोस के साथ जो है उसके ताल्लुकात होंगे? मतलब इट वाज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मुझे प्रॉब्लम इन तमाम चीजों पे थी। मीडिया को इन तमाम मुद्दों पे सवाल करना चाहिए था, मगर वो पूरी तरह से खामोश था। आप उस थिएटर ऑफ एब्सर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, जो आपको नहीं करना चाहिए था। एंड दैट इज व्हाई आई सपोर्टेड आर्यन एंड शाहरुख राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मैं जानता था ये किस तरह से काम हो। और सबसे शॉकिंग, जो व्यक्ति इसका सूत्रधार, समीर वानखेड़े, याद कीजिए, रिया चक्रवर्ती को इस आदमी ने किस तरह से बदनाम किया था, किस तरह से झूठी खबरें लीक की जाती थी उन चैनल्स के जिनके एंकर्स प्राइम टाइम में बैठ के चिल्लाते थे, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। मजाक जर्नलिज्म का बनाया गया था। एक पूरी फैमिली को उस आदमी ने बर्बाद कर दिया था। एंड देन कर्मा कम्स बैक। फिर मुझे याद है, उनकी वाइफ जो है उद्धव ठाकरे से अपील कर रही थी कि एक महाराष्ट्र की एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है। अरे आपके पति ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था भाई। उस वक्त ये भक्तों का सिंघम बन गया था। अब कहां है वो? अब खुद कहा जा रहा है कि भाई वो एक्सटॉर्शनिस्ट है, तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों को तो ये सामान्य चीजें, मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए था, बट दे वर ग्लोरीफाइंग समीर वानखेड़े। दे हैड टू टारगेट शाहरुख बिकॉज उसके जरिए उन्हें लग रहा था कि भाई एक और किस्म का डिविजन, एक और किस्म का पोलराइजेशन होगा बाय जस्ट कन्फाइनिंग शाहरुख आइडेंटिटी टू अ मुस्लिम एक्टर, which is wrong, which is just so wrong. भाई, आपने अभी मुग़ल आज़म का आपने ज़िक्र किया। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। अभी मुग़ल आज़म जो प्ले है, फ़िरोज़ अब्बास खान का साहब का ब्रॉडवे लेवल का प्ले है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मकबूल है।
तो इस वक्त वो नॉर्थ अमेरिका में उसका टूर हो रहा है, करीबन 3.5 महीने ये लोग यहाँ पर रहेंगे। ऑलरेडी काफ़ी लंबा वक्फा वो लोग गुजार चुके हैं। तो इत्तेफाक से शिकागो में मैं मौजूद था उनके शो में। वहाँ पर उस शो के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिस तरीके से एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और इतने ऑर्गेनिकली जोधा भाई और अकबर, और जिस तरीके से हिंदी और उर्दू में जिस तरीके से उनके बीच में एक वार्तालाप हो रहा था, वो इतना ऑर्गेनिक था, इतना नेचुरल था। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, शिकागो के हॉल में सीटियां बज रही थी। मतलब मुझे लगा मैं गेटी गैलेक्सी में बैठा हूं। मैं आपसे एग्जैजरेट, मतलब इट इज़ गेटिंग अ हिस्टोरिक रिस्पॉन्स यहाँ नॉर्थ अमेरिका में। आप सोचिए आज के टाइम पे थोड़ा सा जो ये इवेंट्स का बिजनेस है, ये थोड़ा सा टफ हो गया है लोगों को लेकर आना। आप सोचिए 500 600 डॉलर के टिकट्स, मतलब ऑर्डनरी टिकट्स लोग खरीद रहे हैं, सोचिए आप। और जो हायर एंड जो टिकट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो ये कैसे देखते हैं आपको इस तरीके का जो एक, और मैंने फिरोज भाई से मैंने पूछा भी, और उन्होंने इसके बारे में मैंने पूछा, और उन्होंने कहा कि ये सिंक्रेटिक कल्चर जो है इंडिया का, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, जो सिंथेसिस। सेलिब्रेट करना तो जरूरी है और हमारी फिल्मों ने हमेशा उसे सेलिब्रेट किया है, हमेशा सेलिब्रेट किया है। मगर दुख की बात यहां है कि उसे सेलिब्रेट करना तो दूर की बात, उसे बर्बाद किया जाए, उसे बर्बाद किया जा रहा है फॉर अ पॉलिटिकल कॉज, विच इज रॉन्ग। आप बताइए, यहां इंटरनेट पर कुछ दिमाग से पैदल लोग हैं जो बॉलीवुड को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल दी है। देखिए, बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, उसकी कई खामियों पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसके जो भी बुरे इम्पैक्ट्स हैं उसकी हम बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर लोग उसे इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि साहब, इन्हें लगता है कि उस फिल्म में जो है ब्राह्मणवाद पर निशाना साधा गया है, हिंदू हिंदू धर्म पर निशाना साधा गया है, और ये एक किस्म की कंट्रोवर्सी है उर्दू वुड द्वारा। ये अपने आप में कितनी वाहियात सोच है। मतलब ये लोग सोचिए ना, नफरत में ये लोग कहां जा सकते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग अक्सर कहते हैं कि साहब देखिए, फलानी फिल्म में ठाकुर को, ब्राह्मण को विलेन बताया गया है, ठीक है, ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। तो मैं उनसे पलट के सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ठाकुर को, ब्राह्मण को विलेन बताया गया है, तो हीरो कौन है मुझे बताओ ना। वो हीरो भी तो कोई शर्मा, वर्मा और सिंह ही है। कितने हीरोज आप पिछड़ी जाति के, दलित के देते हैं फिल्मों में? बिल्कुल नहीं देखते हैं। यानी कि अगर विलन बताया गया है, अगर उन्हें कुछ खास किस्म के लोगों को एक खास जाति से, क्यों? इसकी वजह क्या? 70s 80s में वाई वॉज इट कि सारे जो क्रूर जमींदार थे, या जो विलन्स थे, या जो सिस्टम को अपने हाथ में रखते थे, वो तमाम लोग जो थे वो एक खास जाति से, अगड़ी जाति से थे, बिकॉज ताकत उनके हाथ में थी। एंड द फिल्म्स वर अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। जमींदार क्या, आपने कितने जमींदार निगाह डालिए पिछले 70 साल में पिछड़ी जातियों के देखे होंगे? जमींदार तो अगड़ी जाति के थे। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं कि मेरे जो परदादा थे वो कैसे जमींदार थे। उनकी कहानियां सुनी है मैंने, खौफनाक। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर फिल्मों में उन्हें दिखाया जा रहा है तो बात सच है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई विलन जो है वो एक खास धर्म से, तो लेट्स नॉट फॉरगेट 80% लोग वो हिंदू ही हैं। उन्हीं की अच्छाइयां और बुराइयां स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होंगी। और दूसरी तरफ फिर ये ना देखें कि भाई अंडरवर्ल्ड के डॉन्स भी मुसलमानों को दिखाया जाता है, और उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिकॉज आप अंडरवर्ल्ड के तमाम डॉन्स पर निगाह डालें, उनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है। सो ये जो एक सोच है, उस सोच के जरिए आप उर्दू की एक साजिश बताते हैं, आप ये तमाम चीजें बताते हैं जो गलत। फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज में जो घट रहा है उसे जतलाती हैं। वो उसको लेकर साजिश ढूंढना वाहियात है। और उससे भी आगे जाकर फिल्में जिन चीजों पर बेस्ड, कौमी भाईचारा, आप उसे बर्बाद कर। दो फिल्में रिलीज हुई हैं, कश्मीर फाइल्स और वो केरला स्टोरी। अधूरे सच पर बुनियाद। आप बताइए, आपने एक फिल्म रिलीज कर दी ये कहकर कि 32,000 औरतें साल में जो हैं वो आईएसआईएस के पास चली गई। आपका पंच लाइन इतना शॉकिंग, इतना प्रोवोकेटिव था, जनता वहां देखने चली गई। अब आपने अदालत में जाकर फिर उसको 32,000 को 3 कर दिया।
but the damage was already done. कश्मीर फाइल्स में आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जो एक हकीकत है। एक हकीकत है कि कश्मीरी पंडितों को जो टॉर्चर किया गया था, उस वक्त वहां रहने वाले उनके नेबर्स जो मेजॉरिटी थे, उन्होंने आंखें बंद कर दी थी। मगर उस पूरी फिल्म में जो अधूरा सच बतलाया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने कश्मीरी पंडितों पर सियासत की, जब वो सत्ता में आ गए तो कितने कश्मीरी पंडितों को उनके रिहायशी शिविरों में जाके उन्होंने मुलाकात। A film becomes a means of promoting a political party and its agenda to promote hate. तो एक तरफ ये फिल्म है, दूसरी तरफ वो विरासत है जो बॉलीवुड की रही है। मैं उस विरासत का दामन थामना चाहूंगा। I would rather watch an escapist film like Pathan or Jawan or तू झूठी मैं मक्कार than watch something that is hateful. बिकॉज राइट। मैं 3 घंटे जाकर फिर अपने दिमाग में नफरत भरने नहीं जाना चाहता। भाई अभी आपने एक मुझे बड़ी दिलचस्प सी एक कहानी बताई, जब आप शाहरुख खान का आप इंटरव्यू कर रहे थे, और क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये सन 2000 की बात मेरे ख्याल से थी। मैं उस वक्त लंदन में था फरीदून, और मुझे याद है कि लंदन, बीबीसी लंदन में था, और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, और उस प्रोजेक्ट में मुझे बॉलीवुड की कुछ स्टोरीज प्रोफाइल करनी थी। उसका जो फोकस था कि यू नो फिल्म डिनेस्टी से हटकर किस तरह से एक्टर्स ने अपना मुकाम हासिल किया। तो जब मैं गया था तो मुझे याद है मैंने मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, शाहरुख खान, इन सब का इंटरव्यू किया था। और उस टाइम इफ यू रिमेम्बर ऋतिक रोशन वाज अ बिग फिनोमिनन। सो शाहरुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने उन्हें फोन किया अपने लैंडलाइन से, मुंबई में जहां मैं रह रहा था, उनके फोन पर किया, उनके मोबाइल पर किया, और वॉइस मेल में उनको रिकॉर्ड किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तमाम चीजें। मुझे याद है अगले ही दिन उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, और इंटरव्यू फिक्स हुआ, हम गए। और इंटरव्यू से पहले मुझे याद है मैंने काफी उनको देखा, वो कैसे शूट कर रहे थे। फिर जब उनके अपने वैनिटी वैन में आए, उनके जो तमाम असिस्टेंट्स थे उनसे तमाम बातचीत हो रही थी। नाउ दिस वाज फॉर रेडियो माइंड, और मेरे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक रिकॉर्डर था। हम शाहरुख की शानदार गाड़ी में बैठे और उनके घर की तरफ जाना हमने शुरू किया। करीब 40 मिनट का सफर था, और मुझे लगा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बात होती गई, इधर उधर की बड़ी मस्त बातें हो रही थी। और मुझे याद है, मुझे दिख गया कि जैसे उनका घर आने लगा तो मेरी ऐसी सरसरी सी निगाह जो है ना अपने उस पे गई, रिकॉर्डर पे। रिकॉर्डर। रिकॉर्डर। और मैंने क्या देखा कि रिकॉर्ड का बटन तो ब्लिंक कर रहा है, मगर साथ में पॉज दबा हुआ है। यानी कि 40 मिनट का इंटरव्यू जो मैं उनसे कर रहा था वो पॉज पर रिकॉर्ड हो रहा था, यानी कुछ रिकॉर्ड नहीं। अब मेरे होश उड़ गए, मैं लिटरली कांपने लगा कि बॉस, यू आर इंटरव्यूइंग द सुपरस्टार ऑफ इंडिया एंड द एंटायर इंटरव्यू इज गॉन ऑन पॉज। मैंने बोला अगर इनको बताऊंगा तो ये तो गाड़ी से फेंक देंगे मुझे बाहर, या क्या, मुझे समझना है। एंड देयर वर लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आई वाज आस्किंग, बिकॉज़ आई रिमेंबर उस वक्त फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का डिबैकल हुआ था। And Shahrukh during the interview had become a little defensive. Oh, because you're from the media, इसीलिए आपको फिल्म बेकार लगी। तो मैं बात कर रहा था उस बारे में भी, तो मैं पूछता गया। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को टैप किया और कहा, सुनना, एक एक लंबा चक्कर ले ले जरा। एंड फरीदून, हमने 15 मिनट का लंबा चक्कर लिया। चलिए, जहां मैं 40 मिनट का इंटरव्यू कर सकता था, मैंने 15 मिनट का इंटरव्यू किया। और ऑफ कोर्स वो 15 मिनट के इंटरव्यू को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था फॉर रेडियो एंड डिजिटल एफएम, क्योंकि उस टाइम इन द ईयर 2000 अब भी इनफैक्ट न्यूज जो है वो एफएम पर नहीं है, वो उस वक्त भी डिजिटल एफएम पर थी और शॉर्ट वेव पर थी। तो उसको लेके जबरदस्त रिएक्शन मिला था। बट आई हैड इरिटेटेड हिम अ लॉट इन दैट इंटरव्यू, बट 15 मिनट उन्होंने और दे दिए। और इनफैक्ट जब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिला था, बहुत मैं कब मिला था उसके बाद उनसे, काफी अरसे बाद, एक एक शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बीच में इंटरव्यू किया था। और इंटरव्यू से पहले मैंने उनसे कहा था, शाहरुख, मैंने जब तुम्हारे आपका इंटरव्यू किया था तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो उन्होंने बोला कैमरामैन को, देख लो भैया, तुम्हारा पॉज में तो नहीं है। एंड दिस इंटरव्यू वाज फॉर टीवी। मैंने आपसे ये सवाल इस वजह से भी मैंने पूछा कि जो जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, जब पहली बार मैंने उनका इंटरव्यू किया ओम शांति ओम के लिए, तो ये आप समझ लीजिए करीबन 15 साल पहले की बात है, और 15 साल से शायद 15 साल से शायद ज़्यादा होंगे, या 15 साल।
तो मुझे याद है कि दैट अब क्या है, मैंने ग्रेजुअली अपनी ग्रूमिंग और ये सब चीज़ें मैंने करनी शुरू करी, लेकिन उस टाइम पर आई डिड नॉट लुक लाइक, आप यकीन भी नहीं कर सकते कि हाउ हाउ आई लुक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक तो उनमें एक अजीब यूनिक सी बात है कि दैट ही मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल, और मुझे करीबन 10 मिनट मिले थे जो भी उस तरीके से, बट ही आंसर्ड द क्वेश्चंस बहुत ही पेशेंटली, एंड बिल्कुल उन्होंने रश नहीं किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर दिया, एंड ही वाज वेरी वेरी कंफर्टिंग। सो ये जो एक उनकी यूनिक उनकी जो एक आई थिंक कैपेबिलिटी है बात करने के टाइम पर मीडिया से, वो आपने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। अब जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि शाहरुख खान ने डिसाइड किया है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। अपेरेंटली ही इज़ हर्ट विद द वे आर्यंस केस वाज कवर्ड, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट द वे जो एक ओपिनियन बेस्ड जो जो आई थिंक न्यूज़ रिपोर्टाज, स्पेशली न्यूज़ चैनल का रिपोर्टाज जो आया है पिछले कुछ टाइम पे, शायद वो, मुझे लगता है कि शायद उससे वो हर्ट है। कंफर्मेशन नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव हर्ड। कैसे देखते हैं आप एक शख्स जो कि बहुत कोऑपरेटिव है, और वो अब उनका ये एक स्टैंस है? नहीं देखिए, मुझे ताज्जुब नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट, जो ज़हर बोया गया था उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ। आई एम अ फैमिली मैन। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है। और आप भी जानते हैं कि अलग-अलग मोर्चों पे किस तरह से मेरी फैमिली पर निशाना साधा गया था। एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट, एंड आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपके बेटे पर झूठ पर अटैक किया जाता है, इतना गंदा प्रोपेगेंडा चला गया। और आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि एक जर्नलिस्ट जो वसूली के आरोप में करीब 21 दिन तक तिहाड़ जेल में था, उसने बताया कि मैंने शाहरुख खान से बात की थी और शाहरुख खान ने कहा था कि भाई अभी थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और वही जर्नलिस्ट, मैं देख रहा था कि आर्यन खान के दौरान या फिर उससे पहले रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के दौरान लगातार वही झूठ, वही जहर, और सिर्फ इन मुद्दों पर नहीं, प्राइम टाइम में हर मुद्दे पर झूठ बताना, यू नो 25 किस्म के जिहाद हैं से लेके न जाने क्या क्या। जब पठान भी रिलीज हुई होने वाली थी, तो उस दौरान भी मुझे याद है कुछ ऐसे वॉइसेस को ये चैनल्स एम्पलीफाई कर रहे थे जो उस पर निशाना साध रहे। और फिर मुझे याद है कि जब पठान रिलीज हो गई, जब इतनी बड़ी हिट हो गई, तब चूंकि प्राइम मिनिस्टर की सेवा करनी थी, तो वो जो एक मेटाफोरिकली प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया जा रहा था पठान के साथ, कि पठान तमाम जो विरोध के बावजूद इतनी बड़ी हिट हो गई, प्राइम मिनिस्टर भी ऑपोजिशन के तमाम विरोध के बावजूद जो हैं, वो जो हैं हिट हैं, सुपर हिट हैं। ये दोहरे मापदंड देखिए इस तरह से, पहले आप टारगेट करते हैं, मगर जब सक्सेस हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, कल्पना कीजिए दोस्त, अगर फरीदून पठान फ्लॉप हो जाती, तब वही लोग जो उसे टारगेट कर रहे थे, वो लगातार प्राइम टाइम पे उन्हें यूलोजाइज किया जाता, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, अगर वो मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी फैमिली को टारगेट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, ये मीडिया नहीं है आज की तारीख में फरीदून। मैं हर बार अपने शोज में भी कहता हूं, जो मौजूदा मीडिया है, उनके लिए मेरे पास दो मिसाल। एक, 1940s में हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी था, गिबल्स जो थे, उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी था, ये लोग उस सोच के हैं। सबसे बड़ी बात, 90s में, अर्ली 90s में रेडियो रवांडा हुआ करता था। आपके जिन दर्शकों को रेडियो रवांडा के बारे में नहीं मालूम, रेडियो रवांडा में प्रेजेंटर्स शराब के नशे में बैठते थे, और वो लोग रवांडा की माइनॉरिटीज को टारगेट करते। उसका नतीजा ये हुआ था फरीदून की एक बहुत बड़ा जेनोसाइड वहां माइनॉरिटीज का हुआ था, और उसमें रेडियो रवांडा का एक बहुत बड़ा किरदार था। हमारा मीडिया भी लगभग वही करता है रोज। वो भी रेडियो रवांडा और गिबल्स के सस्ते अवतार हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे मीडिया को क्यों क्रेडिबिलिटी देना, क्यों उन्हें वक्त देना? जरूरत ही नहीं है शाहरुख के किसी भी एक्टर को अपने प्रमोशन के लिए मीडिया की। आज बहुत से जरिए हैं लोगों तक पहुंचने के। सबसे बड़ी ताकत तो सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचिए। आपको एक फ्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है न्यूज चैनल्स। हमने देखा कि जवान में कोई पठान में उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं करे, और पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। अभी जवान में भी जिस तरीके से वो एक आस्क SRK सेशंस उन्होंने स्टार्ट करे हैं, और वो फैंस के साथ में वो बात करते हैं, और ख़ासा एक विटी और मज़ेदार से उनके इंटरेक्शंस होते हैं, और वो वायरल हो जाते हैं। सो कैसे देखते हैं आप ये जो जिस तरीके के नया तरीके का एक प्रमोशन है, अगर जवान से रिलेटेड अगर हम देखें,
और उसमें सारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और ज़बरदस्त किस्म का बज़ है और कहा जा रहा है कि मे बी शायद पठान से भी बड़ी हिट ये पिक्चर होने वाली है. सो हाउ डू लुक एट इट? देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. अब इमेजिन कीजिए पठान फ्लॉप हो जाती किसी वजह से, फिर आप जो मर्जी कर लो, आप इसे नई ग्रामर दे रहे हैं, एक नई चीज जिक्र कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा, ये चीज हमें नई और इंटरेस्टिंग इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे पास पठान की बैकग्राउंड और उसकी सक्सेस का बैकग्राउंड है. तो कहने का अर्थ ये है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. अगर आपको एक नई चीज दिखाई दे रही है क्योंकि ये सफल हुई है. एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट, अल्टीमेटली जवान जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सदर्न फिल्म इंडस्ट्री की भेंट है. डायरेक्टर से लेके को स्टार से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर से लेके अल्टीमेटली इट्स अ साउथ फिल्म. शाहरुख खान है, इट्स अ साउथ फिल्म. और साउथ की भी फिल्में जो है आप जानते हैं ऑर्गेनिकली बॉलीवुड में जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं. चाहे बाहुबली रही हो, केजीएफ, ट्रिपल आर, इनको लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रमोशन यहाँ मेन स्ट्रीम हिंदी हार्टलैंड में नहीं हुआ. इट वॉज वर्ड ऑफ माउथ, ऑर्गेनिक. लकीली वो जवान ये है कि शाहरुख खान तो है ही, उनको लेके क्यूरियोसिटी पठान में थी. अब वो और पीक कर गई है बिकॉज पठान वाज सच अ बिग हिट. एंड देन द रशेस ऑफ जवान आर सो प्रॉमिसिंग. उस प्रॉमिस के चलते लोग उसे लेके बहुत क्यूरियस हैं. अब इस दौरान फरीदून आप जैसा मर्जी प्रमोशनल कैंपेन डाल दें, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सही फिट हो रहे हैं. हाँ, ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए मैं तो 1980s से 70s से फिल्मों का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं जानता हूं कई ऐसी फिल्में आती है जिनके रिलीज से पहले बहुत जबरदस्त बज़ आता है, मगर फिर बाद में फिल्म फुस हो जाती है. आई होप कि वैसा नहीं होगा जवान के साथ. मगर अल्टीमेटली for the film to make a mark, to cross that 1,000 crores, it has to deliver on all fronts, including the most crucial aspect, which is the script. आपने बहुत बहुत मुद्दों पे आपने बातें करी हैं हमेशा. जैसे आपने फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने बात करी, तो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बार एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये आता था कि मे बी शायद औरतों को मे बी शायद बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. लेकिन हमने मतलब मैंने ज़ाती तौर पे इतने सालों में मैंने बहुत सी एक्ट्रेसेस से मैंने बात करी है और उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो एक्ट्रेसेस का है वो शाहरुख खान के लिए जब वो बात करती हैं तो बड़ी इज्जत से बात करती हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करती हैं. और उसमें मोहब्बत में एक लस्ट एलिमेंट नहीं होता है, इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है, रोमांस होता है. हम जवान में भी देख रहे हैं कि काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं और उनके प्रोमिनेंट रोल्स हैं इस पिक्चर में, और वो उनको ड्यू जो एक रिस्पेक्ट है सोशल मीडिया पे शाहरुख कॉन्स्टेंटली वो दे रहे हैं. इस पहलू को आप कैसे देखते हैं कि दीपिका पादुकोण को अपने से पहले क्रेडिट में नाम दे देना, या फिर एक जेन्युइनली एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना, और टू हैव देम देयर से. हाउ डू यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? नहीं, उसमें तो दो राय नहीं है. शाहरुख ने जिस जिस तरह से अपनी फीमेल को स्टार्स को ट्रीट किया है, और वो इतने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, एक छोटी सी भी कंट्रोवर्सी नहीं है जो है उनके बर्ताव को लेके, उनके पूरे बिहेवियर को लेके. एंड नो डाउट द वे ही ट्रीट्स, ही इज अ ट्रेंड सेटर. की उनके नाम से ऊपर फिल्म की हीरोइन का नाम याद आता है. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. शाहरुख खान की आप जितनी भी फिल्में देख रहे हैं फरीदून, विद द एक्सेप्शन ऑफ मे बी डियर जिंदगी, कितनी फिल्मों में आप मेन प्रोटैगनिस्ट फीमेल को देखते हैं? इनफैक्ट अमिताभ बच्चन की भी अपने हेडेज में तमाम फिल्में होती थी, अमिताभ के अलावा कोई नहीं होता था. देखिए, कहने को वो छोटे छोटे रोल्स है, बट इट्स अल्टीमेटली एसआर के फिल्म. लेट्स फेस इट, पठान वाज एन एसआर के फिल्म. आप बेशक कह लें कि भाई उसमें दीपिका का इतना अच्छा रोल था, ये वो था. इट इज अल्टीमेटली एन एसआर के फिल्म. ठीक है, वो इज्जत देते हैं, तमाम चीजें हैं, मगर उनकी फिल्मों में भी जो मेरे एक दूसरे ऑल टाइम फेवरेट अमिताभ बच्चन की फिल्मों से भी मेरी शिकायत थी कि अल्टीमेटली हीरोइन का किरदार जो है वो थोड़ा सा ऑर्नामेंटल होता. छोटे रोल्स होते थे, इम्पैक्ट हो सकते थे. यस, शाहरुख इनफैक्ट लेट्स फेस इट यार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इट्स ए लव स्टोरी ना. वीर ज़ारा, इट्स ए लव स्टोरी. मगर हम उन्हें किस लिए याद करते हैं? काजोल ठीक है, याद करते हैं सिमरन, मगर इट्स अल्टीमेटली एन एसआर की फिल्म. इवन अ फिल्म लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इवन अ फिल्म लाइक वीर ज़ारा. तो फिल्में ठीक है, शाहरुख की कई ऐसी फिल्में आई हैं जहां वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट, मगर पिछले कुछ अरसे से मैं लगातार देख रहा हूं जहां इट इज ऑल अबाउट शाहरुख. 90s में, yes, there were a lot of films that Shah Rukh did.
अर्ली 2000s में भी, मगर पिछले कुछ अरसे से मुझे ऐसा लगता है कि बेशक वो फीमेल या फीमेल एक्टर्स को तवज्जो देते हैं क्रेडिट रोल्स में, मगर जहां तक बात होती है मीटी रोल्स की, इट्स ऑलवेज एन एसआर के शो। आप क्या सोचते हैं फरीद? चक दे इंडिया में आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म है। चक दे इंडिया में जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट अगेन किया एन है। एसआर की फिल्म, एसआर की फिल्म, नहीं, बेशक आई वो थिंक 12-13 नहीं, बट आई थिंक वो सारी लड़कियों का बड़े प्रोमिनेंट रोल्स थे भाई, बड़े प्रोमिनेंट रोल्स थे। एंड इन अ वे फॉर मेनी पार्ट्स ही वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर, because he was on the sidelines and they were playing. And even Chennai Express में for example लोगों ने दीपिका के यस, काम यू को राइट, बहुत चेन्नई एक्सप्रेस इज ए डिसेंट बहुत पसंद एग्जांपल, किया था जी। क्योंकि हाँ, बहुत यस, दीपिका जी का रोल जो है, जी। हाँ, मतलब लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल वो सही है। आई थिंक वो थोड़ा सा इंडस्ट्री का भी एक आई थिंक वो एक मेल फिक्सेशन है कि दैट जो जो पिक्चर को जो चला के लेके जाएगा वो हीरो ही होगा। तो लेकिन लोग उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। थप्पड़ आई है अनुभव सिन्हा की, और भी फिल्में आई हैं फीमेल ओरिएंटेड। या विद्या ने नहीं, भी फिल्में इनफैक्ट करी, दो कहानी। फिल्में मैं अभी हाल में देखी मैंने, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स थे। एक तो तू झूठी मैं मक्कार में मुझे लगता है कि रणवीर से श्रद्धा कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल श्रद्धा का था, कंसिडरिंग दैट श्रद्धा जो है एक बहुत पावरफुल परफॉर्मर नहीं है, जी। और एक इट वाज अ काइंड ऑफ अ कमर्शियल एंटरटेनर, बट स्टिल उसके अपने नुआंसेस थे फिल्म के बहुत इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, बिल्कुल, इट्स अ गुड एग्जांपल। हाँ, इट्स अ और गुड अभी एग्जांपल। एक और कौन सी सत्य प्रेम की कथा में भी जो क्यारा क्यारा उस औरत का इशू था, बिकॉज इट वेरी सेंसिटिवली एक्सप्लोर्ड द इशू ऑफ डेट रेप्स, तो वो जो था वो भी मुझे लगा कि तो यस, नो डाउट, फिल्में आजकल फीमेल सेंट्रिक आ रही हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल आ रही हैं, और पावरफुल रोल्स आ रहे हैं कई। अपने चैनल के बारे में प्लीज़ बताएं, बिकॉज जिस तरीके की फिल्मों को आप रिव्यू कर रहे हैं, द मोमेंट यू टोल्ड मी गंगा जमुना, आई वाज लाइक एक्सटैटिक। आई वाज एक्सटैटिक दैट समवन इज नॉट फॉलोइंग द बॉक्स ऑफिस, समवन इज फॉलोइंग हिज हार्ट। और गंगा जमुना के तो इतने कम्युनिटीज़ हैं भाई कि मतलब दे विल गो क्रेजी। मेरे फिल्म चैनल में जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अविसार, आप देखेंगे वो फिल्में, देखो इट्स अल्टीमेटली मेरा अपना सिग्नेचर है फिल्म चैनल। मैंने जो फिल्में देखी, उन फिल्मों ने मुझ पर क्या इम्पैक्ट किया है, इनमें से कई ऐसी फिल्में हैं जो मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी। मसलन जब शोले रिलीज हुई थी 1975 में, आई वाज 3 इयर्स और 2 इयर्स ओल्ड, मम्मी पापा ले गए थे, बहुत हल्की सी यादें हैं। उसके बाद 1979 में फिर से देखी थी शोले। ऑल दीज फिल्म्स, त्रिशूल, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, मैंने सिनेमा हॉल में मुंबई में जब उसका पीक क्रेज था वो देखी थी। 80s में मुझे याद है मैंने प्यार किया देखी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तेजाब में का जो 1 2 3 को लेकर जो तमाम चीजें थी, जो दीवानगी थी सिनेमा हॉल में, या हम में जुम्मा चुम्मा को लेकर जो दीवानगी थी, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। आई हैव बीन अ विटनेस टू दोज थिंग्स। और फिर मुझे याद है 80s में दूरदर्शन में नसीर साहब की तमाम फिल्में, पार, स्पर्श आया करती थी, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब आपकी ग्रूमिंग, आपकी परवरिश का हिस्सा रही। इसीलिए मैंने फिल्म चैनल शुरू किया, इसलिए आप मेरे चैनल में देखेंगे पुरानी फिल्मों का मैं रिव्यू कर रहा हूं। गंगा जमुना का तो मैंने रिव्यू किया ही है, मैंने बचपन में भी देखी थी, अभी दोबारा देखी कुछ दिनों पहले। व्हाट अ फिल्म, व्हाट परफॉर्मेंसेस। मदर इंडिया मैंने फिर से देखी, मुगले आजम मैंने फिर से देखी। क्या फिल्में हैं, मतलब ऑन अ टोटली डिफरेंट प्लेन। मैंने सत्ते पे सत्ता मैंने न जाने कितनी लाखों बार देख ली वो फिल्म। मैंने व्हाट सेम एन है, एंटरटेनर, व्हाट अ सेम है। प्योर ब्यूटीफुल कॉमेडी, इट्स अ लवली म्यूजिकल कॉमेडी। ऐसी फिल्में बनती नहीं है। ये फिल्में आज अगर रिलीज हो जाएं, सत्ते पे सत्ता के बारे में, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने वही रिव्यू में भी कहा था, वो फिल्म आज रिलीज हो जाए तो इट विल बी लाइक एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, क्योंकि उस फिल्म में 100%। अच्छे गाने, अच्छी कॉमेडी, साफ सुथरी कॉमेडी, फैमिली एंगेजमेंट, सारी चीजें थी। मतलब नमक हलाल की बात करें, जाने भी तो यारों की बात करें, खैर जाने भी तो यारों आज शायद रिलीज भी ना हो पाए, वो बैन ही हो जाए, वो एक अलग बात है। तो कहने का अर्थ ये सारी फिल्मों ने मुझ पे जो प्रभाव किया है, इसी पर मैंने फिल्म चैनल बनाया। और यही नहीं, लुक, मैं उन लोगों में से नहीं हूं फरीदून who will look down upon गोविंदास आंखें और राजा बाबू। मैं आंखें भी उतने तल्लीनता से एंजॉय करता हूं
जितना मैंने पाथेर पांचली को अपने सेंस में देखा या सोनार किल्ला को देखा, यू you नो know, मैं जब फिल्म देखता हूं तो मैं एक व्यूअर के तौर पर देख रहा हूं, उसका जो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है, डजंट मैटर टू मी। श्याम बेनेगल की त्रिकाल एक फिल्म थी, आपको याद है कि नहीं? त्रिकाल थी जिसमें एक औरत जो है वो एक भूत को, यू नो व्हाट्स दैट वर्ड वी यूज, जो प्लानशिट हम करते हैं, देयर इज अ वर्ड, कॉन्ज्योर करते हैं हम जब भूतों को बुलाते हैं। इट्स अ आर्ट फिल्म दैट इज सेट इन गोवा, बट व्हाट अ फैसिनेटिंग फिल्म। तो कहने का अर्थ है कि मेरा होराइजन्स आर वेरी ब्रॉड। तो वाह। मेरे यहाँ आप गोलमाल का भी रिव्यू देखेंगे, उम्मीद है किसी दिन आप परिचय का भी रिव्यू देखेंगे, हालांकि एक ही महीना हुआ है, तो मेरे साथ ज्यादती है अगर लोग ये कहेंगे भाई आप इसका रिव्यू करें। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा और सबकी मैं बातें करूंगा, उन तमाम फिल्मों की जिसने मुझ पे इम्पैक्ट किया है या नहीं भी किया। अब जैसे कल ही अब मैं देखने वाला हूं ओपेनहाइमर कुछ दिनों बाद, दिस अ वाह। लॉट ऑफ बज़, सो मैंने ओपेनहाइमर पे एक प्रीव्यू कर दिया। So that is what this film channel is all about. Films as I've seen it through the eyes of a 3-year-old Abhisar, 10-year-old Abhisar, 20-year-old Abhisar, Abhisar Sharma in love, Abhisar Sharma in depression, tamam cheezein. So that is how I see my film channel, Filmi Baatein with Abhisar. भाई आपकी आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है, हिंदी फिल्म कौन सी है? शोले, ये अगेन इट्स अ डिफिकल्ट, वो वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, मगर सबसे कंप्लीट फिल्म मेरे हिसाब से शोले है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आपको कौन से एरा के आपको पसंद है? 1950s, 1960s, 1970s, 1980s? ये रात भीगी भीगी फ्रॉम द 50s, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त समा। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मेरे लिए ना मैं फिल्मों को डेकेड्स में नहीं बांटता हूं। ये चीज जो है ना, मैं फिल्मों को म्यूजिक डायरेक्टर्स, और देन अगेन मेरे लिए म्यूजिक डायरेक्शन जो है ना, एस डी बर्मन से शुरू होकर आर डी बर्मन पे आके खत्म हो जाता है। मुझे उसके अलावा कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मगर उसके अलावा भी कई गाने हैं जो दिल को छूते हैं। मसलन कल राजेश खन्ना साहब की पुण्यतिथि थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी, और आनंद का ही वो गाना देखिए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। और फिर एस डी बर्मन साहब का ही सॉन्ग, देवानंद की गाना का, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा। और एस डी बर्मन, आप जानते हैं मेरा इतना ऊंचा मुकाम क्यों है? क्योंकि चाहे हेमंत दा हो, शाही रफी हो, देखिए रफी साहब अगेन इज अ डेमी गॉड, मगर मुझे ऐसा लगता है रफी साहब ने जब भी हेमंत दा के लिए गाना गाया है, कभी भी अखरता नहीं है। सॉरी, रफी साहब ने जब भी एस डी बर्मन के लिए गाया, जो उनका वो गाना है तीन देवियों का, ऐसे तो ना देखो, ऐसे तो ऐसे नहीं थे। तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए। गाने बहुत खूबसूरत हैं। आप 70s में आइए तो आर डी बर्मन का दौर शुरू हो जाता है, और आर डी बर्मन और जो गुलजार का जो कॉम्बिनेशन है, जो आप राइट थ्रू 70s और 80s में देखते हैं, कतरा कतरा, इजाजत, कतरा कतरा, फरीदून, इट्स अ फीमेल सेंट्रिक सॉन्ग। प्यासी हूं मैं प्यासी, रहने दो, रहने दो ना। ये गाना एक औरत गा रही है, एक औरत के लिए गा रही है, बट आई हैव नो आइडिया, एवरी टाइम आई लिसन टू दैट सॉन्ग, आई आई सो आइडेंटिफाई विद दैट सॉन्ग। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये सेक्शन है ये या वो, अगर आपको चूज करना है, एक कोई चूज करना है, तो उसमें आप कौन सा चूज करेंगे? ठीक है, नौशाद साहब या मदन मोहन, द किंग ऑफ मेलोडी? नौशाद साहब। साहिर लुधियानवी या शकील बदायूनी, बेटर लिरिसिस्ट? साहिर लुधियानवी, नो डाउट अबाउट दैट। साहिर लुधियानवी के तो खैर जो लिरिक्स हैं, उस वो आप बताइए ना, हर आशिक, हर दुखी इंसान उनकी लिरिक्स के सहारे जीता है, तो नो डाउट अबाउट दैट। या एस डी बर्मन या आर डी बर्मन, बेटर कंपोजर? एज आई सेड ना, मेरे लिए फिल्म म्यूजिक शुरू होता है एस डी बर्मन से, एंड होता है आर डी बर्मन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दूसरे के पूरक है, मगर फिर भी अगर आप मुझे चूज करने के लिए कह रहे हैं
बहुत दुख के साथ मैं एस डी बर्मन को चूज करूं। मुझे नहीं लगता एस डी बर्मन का एक भी गाना, यू मे करेक्ट मी फरीदून बिकॉज यू कम फ्रॉम सच अ रिच लिटरेचर, एक बैकग्राउंड से आते हैं आप, आई डोंट थिंक एस डी बर्मन का एक भी ऐसा गाना है जो उन्होंने कहीं से कॉपी किया हो। क्योंकि मदन मोहन के कुछ गाने अगर आप देखें, ओपी नायर के कुछ गाने आप देखें, आपको कुछ एक हल्का सा लिल्ट, यू नो काफी आओ ट्विस्ट करें, कुछ ना कुछ दिखाई काफी देता ही है। हम्म, हमको है तुमसे प्यार, हमको है तुमसे प्यार, एल्विस का गाना था, आपको याद है ना? Obviously, I think S.D. Burman साहब, he was legendary. Okay, मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब, the better singer? किशोर। किशोर किशोर। कुमार। ओके, मैं देखिए, मैं हेमंत। अगेन के मैंने आपसे क्या कहा था, मोहम्मद रफी साहब इज अ डेमी गॉड, ठीक है। मोहम्मद रफी साहब की आवाज आप सुनते हैं ना, खासकर कुछ गाने जब वो गाते हैं, मन रे तू काहे ना धीर धरे, ऐसा लगता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कोई ये गाना गा रहा है। ही इज मैजिकल, नो डाउट अबाउट दैट। क्या बात, क्या बट बात। देन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नहीं बिल्कुल, एंड आई प्रेफर किशोर दैट। किशोर किशोर मेरी मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मेरे साथ रहे। मोहम्मद रफी भी हो सकता है एक खास ग्रूमिंग होती है, कुछ कुछ आप कह नहीं सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि किशोर की जो आवाज की खनक है ना, और जब वो गाते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बैठकर गा रहे हैं, वो ऐसा इंपैक्ट होता है, वो दिल को छूता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, द फर्स्ट एवर हिंदी सॉन्ग आई फेल इन लव विद, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। क्या बात, क्या बात है। हेमंत कुमार या मन्ना डे, द बेटर सिंगर? हेमंत दा को हेमंत इसमें का मुझे तगड़ा। ज्यादा वो नहीं हुआ, ऑफ कोर्स मन्ना डे इज देयर, नो डाउट अबाउट दैट, बट हेमंत दा अगेन, हेमंत दा की भी सॉन्ग्स जो हैं, खासकर उनके कई ऐसे गाने हैं, वो भी दिल के बहुत करीब हैं। मेरी तन्हाइयों में, एंड वो जो गाना था ना कि ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, दैट वाज अ सॉन्ग फरीदून आई sang in the house when my girlfriend invited me in college. I was in first year of college, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने घर इनवाइट किया था, तो ये गाना मैंने गाया था, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। खैर, वो तो जो मेरी भाभी, गर्लफ्रेंड है, मेरे 2 बच्चों की माँ है, खैर। अच्छा अच्छा, ओके दैट्स फाइन। मेरा अगला सवाल वही था। ओके, आशा आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी, who's more versatile? नो डाउट आशा भोसले। हम्म, जो आशा जी की आवाज की खनक, जो अटखेलियां हैं, वो किसी के पास नहीं। मगर हाँ, लता दी जो है, अगेन उनका वो गॉडेस वाला दर्जा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही की गानों के मैं सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, और जैसे मैंने कहा ना कि कतरा कतरा आशा ने गाया, उसी तरह से आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, फिर अभिमान के जो तमाम गाने लता दी ने गाए, मेरे ख्याल से दोनों का अलग अलग एक मुकाम है। मुश्किल सवाल था, मैं जानता हूं मैंने बहुत जल्दी से दे दिया, मगर नो डाउट दैट आशा दी हैज अ बिगर रेंज देन लता मंगेशकर। अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना, द बिगर सुपरस्टार? नो डाउट अमिताभ बच्चन, नो डाउट। हम्म, क्योंकि देखिए, राजेश खन्ना, ऑफ कोर्स राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम 72 74 के आसपास आके खत्म हो जाता है, जब जंजीर रिलीज होती है, जब अमिताभ बच्चन कम्स इनटू जोन। बट अमिताभ बच्चन का स्टारडम 74 75 के आसपास परवान चढ़ता है, एंड दिस गोज ऑन टिल 1994, टिल शाहरुख कम्स विद बाजीगर, डर, यू नो वो जो दौर था, अमिताभ का जो स्टार पावर का आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि उनकी आखिरी अच्छी फिल्म आखिरी रास्ता रही हो, ठीक है, या उससे पहले लावारिस, नमक हलाल, मगर वो जो पावर था उनका, वन मैन इंडस्ट्री का, उसे उन्होंने, प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट, अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑल्सो दैट वीव हैड, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। मेरे हिसाब से दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, मतलब ऑल टाइम ग्रेट एक्टर्स की बात करें तो ये लोग हैं। राजेश खन्ना इज नो डाउट
was no doubt charismatic, as I hear from my parents. उनकी जो दीवानगी थी उसके किस्से हम लगातार पढ़ते हैं, मगर अमिताभ बच्चन के पास कॉम्बिनेशन न सिर्फ एक स्टार का था बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर का था। और जब नमक हराम में दोनों साथ आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इन फॉलोइंग एक्टर्स को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें, प्रियंका चोपड़ा, स्टाइलिश, शाहरुख खान, कैरिस्मेटिक, संजय दत्त, भाई, आमिर खान, परफेक्शनिस्ट, ओके, एंड सलमान खान। लार्ज हार्टेड इज इट? और अगर फिल्मों की लिहाज से देखा जाए तो लेजी, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट आई डोंट सी हिम वर्किंग हार्ड फॉर हिज रोल्स इन हिज फिल्म्स। जो जो एफर्ट शाहरुख या आमिर खान डालते हैं वो एफर्ट उनकी फिल्मों में मुझे नहीं दिखाई देता। तो एक तो एज अ पर्सन नो डाउट ही एज आई हर्ड दैट he's a big hearted person, but as an actor मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आखिर में इन फॉलोइंग जो एक कुछ सर्टेन मैं आप टर्म्स आपके सामने रखूंगा और उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं इनके बारे में, अगर आप प्लीज़ बता सकें। ऑटो ट्यूनिंग जो सिंगिंग में होती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऑटो ट्यूनिंग मेरे हिसाब से फरीदून जो प्योरिटी है ना म्यूजिक की उसे खत्म कर रहा है। आप ये तमाम चीजें सुनते थे जब आप रफी साहब को सुनते थे, या गीता दत्त को सुनते थे, हेमंत दा को सुनते थे। ये ऑटो ट्यूनिंग तो अब है ना। और मुझे लगता है कि जो लोग ऑटो ट्यूनिंग के सहारे मुकाम हासिल कर रहे हैं वो सिंगर्स नहीं, वो इंस्टाग्राम स्टार्स। ओके, सेंसर बोर्ड, जरूरत नहीं। ओवरसीज मार्केट ऑफ फिल्म्स, बिग मार्केट और ओवरसीज मार्केट की खास बात है कि कभी कभी आपको जरूरत भी नहीं है इंडियन मार्केट की। एक जमाना था जब सिर्फ जो इंडिया में कमाई होती थी वही कमाई होती थी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। लम्हे इज कंसिडर्ड टू बी यश चोपड़ाज बेस्ट वर्क, कहते हैं उनके बारे में। लम्हे भारत में एक सुपर फ्लॉप थी, मगर वो विदेशों में उसने जबरदस्त पैसा कमाया। इनफैक्ट प्रॉफिटेबल हो गई थी फिल्म विदेशों में जो कमाई थी। और मेरे हिसाब से वो शाहरुख खान ओवरसीज मार्केट को लेकर आए थे, मगर आज की तारीख में ओवरसीज मार्केट इतना पावरफुल हो गया है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पिट गई वहां चल गई तो ठीक है, इट्स प्रॉफिटेबल। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड, ऑल द फिल्म्स दैट आर कमिंग फ्रॉम हॉलीवुड, just compare the ratio, the kind of earnings they make in North America and the kind of earnings they make in the rest of the world. At times फरीदून डबल होता है अर्निंग्स जो नॉर्थ अमेरिका में अर्निंग्स की गई है। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में अक्रॉस द वर्ल्ड या तो 50-50% का रेशियो होता है, मिनिमम 50-50% का, या इट्स ऑलवेज 30-70 या 40-60। यानी इंटरनेशनली उस फिल्म में ज्यादा कमाए। इनफैक्ट कई ऐसी फिल्में हैं जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं चलती। मैं उनके फिगर्स देखते रहता हूं और उनका सीक्वल सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि वो फॉरेन की जमीन पर सुपरहिट हुई। इक्वलाइजर, एक्सपेंडेबल्स, 2012, ये मैं सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में गिना रहा हूं जो सुपर फ्लॉप्स थी नॉर्थ अमेरिका में। मगर चूंकि वो ओवरसीज इतनी चली थी, उनको लेकर क्यूरियोसिटी इतना है ओवरसीज कि उनकी फिर सीक्वल बनती है उस ओवरसीज ऑडियंस के लिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, कई ऐसी फिल्में हैं हॉलीवुड की फिल्में जो ओरिजिनली हॉलीवुड उनके प्रोडक्शन हाउसेस थे, मगर बाद में फॉर द सीक्वल सम प्रोडक्शन हाउस ऑफ हांगकांग और चाइना वो उन्हें फाइनेंस करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का जो 70% रेवेन्यू ट्रेडिशनली इतने सालों में वो ओवरसीज से आता है। और अभी जो लेटेस्ट जो फिल्म आई है, सो नॉर्थ अमेरिका में इट हैज़ नॉट ओपनड दैट वेल, बट ओवरसीज इट हैज़ डन 155 मिलियन इन फर्स्ट 5 डेज, और नॉर्थ अमेरिका में करीबन 80 मिलियन है। सो आप जो कह रहे हो बिल्कुल आई थिंक बहुत ही वाजिब बात है। भाई लास्टली प्रोपेगेंडा फिल्म्स के बारे में क्या सोचते हैं? प्रोपेगेंडा फिल्म्स बननी चाहिए, मगर क्योंकि देखिए जब आप कहते हो कि हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, जब मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में जाने भी दोबारा बन नहीं सकती, प्रोपेगेंडा फिल्म्स बननी चाहिए, मगर फिर वो जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ये फिल्में जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनती हैं इन्हें कौन बना रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, थोड़ा कुरेदा जाए, थोड़ा ढूंढा जाए तो पता चल जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी का पैसा वहां कैसे पहुंच रहा है, किन रूट से पहुंच रहा है। बनाए ये लोग, जरूर बनाए, मगर नफरत मत परोसिए। कम से कम फिल्मों को नफरत का जरिया मत बनाइए। देखिए प्रोपेगेंडा फिल्म्स कई हो सकती है ना, एक वो जो प्योरली नफरत पर बनी है, जहां आप एक
धर्म को टारगेट कर रहे हैं, खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ उन फिल्मों के जरिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है एक फिल्म आई थी अक्षय की, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें बार बार प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जाता है। फिर मुझे याद है आज से बहुत साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई थी, तो उस वक्त एक फिल्म आई थी पा। अब पा में जो अभिषेक का कैरेक्टर था, वो थोड़ा सा राहुल गांधी के आसपास, क्योंकि राहुल गांधी वाज द फ्लेवर ऑफ द सीजन एट दैट टाइम, वो कोशिश की गई थी। ऑफ कोर्स मैं आंधी को प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहूंगा, क्योंकि आंधी वाज बैंड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी, एंड इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, इन फैक्ट इज एनीथिंग बट अ प्रोपेगेंडा फिल्म। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रोपेगेंडा फिल्में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही हैं, बननी चाहिए। मगर नफरत पर मत बनाओ यार, कम से कम सिनेमा हॉल को नफरत का जरिया मत बनाओ। क्योंकि हमने देखा था जब वो 2 फिल्में रिलीज हुई थी, सिनेमा हॉल के अंदर जो लोग नारे लगा रहे थे, मतलब क्या मतलब है इसका? तो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ मगर नफरत मत करो। अभिसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन कनेक्टेड फ्रॉम कनाडा. ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप दैट यू हैव अ फैंटास्टिक डे एंड फैंटास्टिक ईयर अहेड. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फरीदून, थैंक्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।